अब आ रही आवाज, आएगी, स्पष्ट आएगी? कमेंट्स कीजिए, आवाज आ रही है ठीक स्पष्ट? ओके। अब देखते हैं अपन, वर्णों की मूल संख्या पूछी जाए। अगर वर्णों की मूल संख्या के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बतानी है 44। वर्णों की मूल संख्या पूछी जाए तो वर्णों की मूल संख्या होती है 44। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए देवनागरी लिपि के आधार पर, देवनागरी लिपि के आधार पर वर्णों की कुल संख्या, देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या पूछी जाए तो आपको बतानी है 52। ठीक है। अब ये 44 और 52, 44 और 52 वर्ण अलग अलग नहीं है। 52 में 44 शामिल है, बल्कि 8 अलग से और है। वो कौन कौन से रहते हैं, इनका विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। हाँ, अब सुनेगा। मूल संख्या 44 होती है और देवनागरी लिपि के आधार पर वर्णों की कुल संख्या पूछी जाए तो 52 होती है, 52। ठीक है। अब है वर्णों का भेद। अगर आपसे ये पूछे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। परिभाषा कल अपने देखी थी। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे लिखित रूप देने के बाद टुकड़े करना असंभव हो, आपका वर्ण कहलाता है। ठीक है। वर्णों की मूल संख्या 44 होती है। देवनागरी लिपि के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। फिर है वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार होते हैं दो। वर्णों के प्रकार होते हैं स्वर, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ओके। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर वर्णों की मूल संख्या कितनी है? 44। वर्णों की मूल संख्या कितनी है? 44। तो ध्यान रखना आप, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण हमेशा 44 के आधार पर ही किया जाता है। जैसे अपन पढ़ेंगे आगे, सघोष, अघोष, जीवा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, यह हमेशा वर्गीकरण इन 44 का होता है। 52 के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर वर्णों की मूल संख्या 44 है। वर्णों के भेद है, वर्णों के प्रकार है दो, स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है। वर्णों, स्वरों को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। अगर इनकी संख्या के बारे में पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि स्वरों की संख्या 11 होती है, कुल स्वर 11 होते हैं, स्वरों की मात्रा कितनी होती है, यह आपको बताना है। स्वरों की मात्राएं कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11 और स्वरों की मात्राएं कितनी होती है?
11 स्वर कौन कौन से ये लिख रहा हूं, इतने में आपको कमेंट्स करना है कि स्वरों की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने स्वर लिखे हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल स्वर कितने होते हैं 11। कुल स्वर कितने होते हैं 11। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती है, तो स्वरों की मात्रा होती है 10। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और स्वरों की मात्रा होती है 10। 10 मात्रा कैसे होती है, क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती है। ए ए की कोई मात्रा नहीं होती है इस, और आगे ये मात्रा आ की हो गई, ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, ये री हो गया, ये ए, आई, ओ और औ। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और स्वरों की मात्रा होती है 10। स्वरों की मात्रा होती है 10 क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है। क्लियर? ठीक है, देखो आपके सामने है वर्णों की मूल संख्या 44 है। वर्णों की मूल संख्या है 44। वर्णों के दो प्रकार हो गए, स्वर और व्यंजन। 44 में से आपके 11 तो स्वर हो गए और बच के 33 आपके व्यंजन हो गए। 33 क्या हो गए, व्यंजन। ठीक है, वे ध्वनियां या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनका उच्चारण बिना किसी इकाई की सहायता से किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और स्वरों की मात्रा होती है 10। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं फिर। अब है अपने व्यंजन। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, वे वर्ण, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या है अपने 33। व्यंजनों की संख्या है 33। कहां से कहां तक, कैसे है तक, कैसे है तक। ठीक है, कैसे है तक व्यंजनों की संख्या है, इनकी संख्या होती है 33। ठीक है, अब अपन से ये पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है 11, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है 33, स्वरों की मात्रा कितनी है 10। स्वरों की मात्रा कितनी होती है 10 होती है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनका वर्गीकरण, स्वरों का, स्वरों की संख्या 11 है, स्वरों के भेद कितने हैं, व्यंजनों की संख्या 33 है और व्यंजनों के भेद कितने हैं, इनके बारे में पूछा जाए तो देखिएगा, ये स्वरों की संख्या हो गई, ये व्यंजनों की संख्या हो गई, और अब इनका वर्गीकरण पूछा जाए, इनका वर्गीकरण आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है, जैसे यह है स्वरों की संख्या 11 जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। और स्वरों के भेद होते हैं 2, वैसे कुल होते हैं स्वरों के भेद 3। ठीक है, बल्कि हिंदी में अपने 2 माने जाते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं स्वरों के भेद, ह्रस्व स्वर, ठीक है, दूसरा है दीर्घ स्वर,
तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, ये अपने संस्कृत में माना जाता है। किसके आधार पर है? संस्कृत के आधार पर माना जाता है। बल्कि आपसे ये पूछे कि स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो 3 बताने हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। इनके भेद कितने हो गए? 3। तो ये 11 स्वर ही 3 जगह बटेंगे। 11 स्वर 3 जगह बटेंगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। और प्लुत में क्या होता है आपका? ओम आता है, ओम। ये आता है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, 7 और 4 कितने हो गए? 11। तो प्लुत स्वर, मूल स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर कितने हैं? इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ये आपके ह्रस्व स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए आपके? अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, ये हो गया आपके 7 दीर्घ स्वर। 7 दीर्घ स्वर हो गए और 4 अपने ह्रस्व स्वर हो गए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, तो देखना इसकी परिभाषा लिख रहा हूं यहां पर। जिनका उच्चारण करने पर वे स्वर, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। उच्चारण करने में कम समय लगता है। जिनका उच्चारण करने में, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का या कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में दुगुना या दो मात्रा का समय लगता है। दुगुना या 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में दुगुना या 2 मात्रा का समय लगता है, वे अपने दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, फिर से देखना, स्वरों की संख्या है 11, स्वरों के भेद हो गए 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, और जिनका उच्चारण करने में दुगुना या 2 मात्रा का समय लगता है, और जिनका उच्चारण करने में त्रिगुना या 3 मात्रा का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। ओके, फिर चलते हैं अपन व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों के भेद। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजनों की कुल संख्या है 33। व्यंजनों की कुल संख्या है 33, और जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है 33। ठीक है, और व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? व्यंजनों के भेद होते हैं 3। व्यंजनों के भेद होते हैं 3। 3 कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। फिर है अपना अंतस्थ व्यंजन। फिर है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो 33 व्यंजनों की कुल संख्या है, इनमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं।
25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कैसे, कैसे मैं तक 25 स्पर्श हो गए, ये, रे, ले और वह, ये 4 आपके अंतस्थ हो गए और श, श, श और है। ठीक है, ये हो गए अपने 4 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों के भेद हो गए 3, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ होते हैं 4 और ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, वे व्यंजन जिनका, वे व्यंजन जिनका उच्चारण, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, करते समय जिह्वा, मुख के आंतरिक अंगों का, मुख के आंतरिक अंगों का स्पर्श करती है, मुख के आंतरिक अंगों का स्पर्श करती है। ठीक है, मुख के आंतरिक अंगों का स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर है आपका अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन है और ये अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन, वे व्यंजन जो स्वर, स्वरों और व्यंजनों के मध्य के वर्ण होते हैं, मध्य के वर्ण होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है अपना ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुख से, मुख से गर्म ऊष्मा या भाप, गर्म ऊष्मा या भाप व्यक्त होती है, गर्म ऊष्मा या भाप व्यक्त होती है। ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय, फिर से देखना, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है अपने 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है। कौन कौन से आपके सामने है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुख के आंतरिक अंगों का स्पर्श करती है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य के वर्ण होते हैं। ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म ऊष्मा या भाप व्यक्त होती है, इस ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्वर और व्यंजन 11 और 33 का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, इनको नोट कीजिएगा फटाफट।
अब चलते हैं अपन स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों की संख्या 11 होती है, इनका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला वर्गीकरण है उच्चारण अवधि। उच्चारण अवधि या मात्रा के आधार पर। उच्चारण अवधि या मात्रा के आधार पर पहला वर्गीकरण है, कितने होते हैं? 2। इनका विस्तार से अपन देखेंगे, पहले यहां पूरे लिख रहा हूं मैं। पहला वर्गीकरण हो गया उच्चारण अवधि और मात्रा के आधार पर। ठीक है, दूसरा है आपका जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 2। ठीक है, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद हैं 2। ठीक है, फिर चौथा है अपना जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 3। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 3। ठीक है, फिर अगला है औष्ठाकृति के आधार पर। औष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 2। ठीक है, फिर है छठवां है अपना मुखाकृति या तालु के आधार पर। मुखाकृति या तालु के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 4। ठीक है, अच्छी तरह से देखना, उच्चारण अवधि या मात्रा के आधार पर हो गया, स्वरों के भेद कितने हैं? 2। फिर है जाति के आधार पर स्वरों के भेद हैं 2। फिर है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद 2 है। जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों के भेद 3 होते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद 2 हो गए, और मुखा आकृति या तालु के आधार पर स्वरों के भेद 4 हो गए। कितने हो गए? 4। ठीक है, इनको फटाफट नोट कीजिएगा, फिर अपन इनके बारे में देखते हैं, इनके विस्तार से देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। इनकी हेडिंग है वर्णमाला। ये अपन वर्णमाला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला में भी क्या है? स्वरों का वर्गीकरण है। स्वरों का वर्गीकरण किसका है? स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, अब अपन पहला देखते हैं, जो उच्चारण अवधि और मात्रा के आधार पर स्वरों के जो भेद है, स्वरों का वर्गीकरण है, कितने आधार पर है? 2 आधार पर है। कितने आधार पर है? 2। 2 कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं अब। ओके, पहला है उच्चारण उच्चारण अवधि या मात्रा के आधार पर। उच्चारण अवधि या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। ठीक है, 2 में पहला कौन सा है? फर्स्ट है आपका
ह्रस्व या मूल स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? वे स्वर जिनका उच्चारण, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम या एक मात्रा का समय लगता है, कम या एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ओके, कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ये हो गए आपके। ठीक है, ये हो गए ह्रस्व स्वर। सेकंड है अपना दीर्घ स्वर। सेकंड है अपना दीर्घ स्वर। ठीक है, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का या दुगुना समय लगता है, 2 मात्रा का या दुगुना समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। 7 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये हो गए अपने दीर्घ स्वर। ठीक है, तो पहला है उच्चारण अवधि और मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 2 कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर और दीर्घ स्वर। ये हो गया आपका पहला वर्गीकरण। यह है पहला वर्गीकरण। ओके, अब है अपना सेकंड वर्गीकरण। अब है सेकंड वर्गीकरण है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों के भेद हैं 2। जाति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 2। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? सजातीय, सजातीय या सवर्ण। सजातीय या सवर्ण स्वर। ठीक है, वे स्वर जो समान जाति के स्वरों के योग से बनते हैं। इसका नाम है सजातीय। सजातीय, समान जातियों, जिनकी जाति समान हो। ठीक है, तो सजातीय में कौन कौन से आएंगे अपने? ए, आ, ई,
ई उ ऊ। ठीक है। और इसमें अगर अपन लेना चाहे तो ये री भी आपका सजातीय में है। अब इनमें से मुख्य रूप से अगर सजातीय पूछा जाए तो इसमें रहेगा आपका आ दीर्घ आ और दीर्घ ई और दीर्घ उ। मुख्य रूप से आपके ये तीन ही होते हैं। सजातीय स्वरों में मुख्य रूप से आपके तीन होते हैं, बल्कि आपके जो ए ई उ और री ये भी सजातीय में ही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके योग से ही ए के संयोग से ही आ बना है और लघु ई के संयोग से दीर्घ ई बनी है। ठीक है। तो ये सजातीय या सवर्ण वे स्वर जिनका समान जाति के योग से निर्माण हुआ है। वे स्वर जिनका समान जाति के योग से निर्माण हुआ है या समान जाति के स्वरों के योग से बने हैं वो सजातीय स्वर होते हैं। दूसरा है विजातीय। विजातीय या असवर्ण, विजातीय या फिर असवर्ण स्वर। ठीक है। वे स्वर जो अलग अलग जाति के स्वरों के योग से बनते हैं। अलग अलग जाति के स्वरों के संयोग से बनते हैं वे आपके विजातीय स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वर कौन कौन से हैं सुनेगा इधर। ए आई ओ हो गया और ये औ हो गए। ये विजातीय स्वर है। ये क्या है? विजातीय स्वर है, क्योंकि इनका निर्माण अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर हुआ है। जैसे ये ए है तो ये बना है आपका ए धन ई, ए धन ई, और ये बना है ए धन ए प्लस ए, ओ बना है ए प्लस उ, और ये बना है ए प्लस ओ। ये देखो इधर। अब इनकी जाति देखो, ये ए का निर्माण हुआ है अलग अलग जाति के स्वरों के योग से। ठीक है। तो ये विजातीय कितने हैं? 4, जो अलग अलग जाति के स्वरों के योग से मिलकर बने हैं। ठीक है। और अगर इनको देखना चाहे अपन तो ये जो आ है, ये देखो इनकी जाति समान है ए प्लस ए। ठीक है। अगर ई को लेंगे अपन तो इसकी भी जाति समान है ई प्लस ई। अगर उ को लेना चाहे तो इसकी भी जाति समान है उ प्लस उ। ठीक है। तो ये समान जाति के स्वरों के योग से मिलकर बने हैं और ये असमान स्वरों के योग से बने हैं। ओके, क्लियर? फटाफट नोट कीजिएगा। जाति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं, 2 सजातीय और विजातीय। ठीक है। अगला है तीसरा वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। पहला कौन सा है? मूल स्वर। पहला कौन सा है? मूल स्वर। ठीक है।
वे स्वर जो स्वतंत्र, वे स्वर जो स्वतंत्र होते हैं। हालांकि स्वर सभी स्वतंत्र होते हैं, बल्कि इनमें भी मूल है वो 4 ही है। स्वतंत्र स्वर हमेशा 4 ही होते हैं 11 में से। ठीक है, अब किस प्रकार से वो देखेंगे अपन। और मूल स्वर कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4। इनकी संख्या कितनी है, 4। अब 4 कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर है, हमेशा स्वतंत्र होते हैं, इनको मूल स्वर कहते हैं। इनको मूल स्वर कहते हैं। और इनका अन्य नाम क्या है, इनको रूढ़ स्वर भी कहते हैं। इनको रूढ़ स्वर भी कहते हैं। इनको प्राथमिक स्वर भी कहते हैं। ये स्वतंत्र स्वर भी है, रूढ़, प्राथमिक और स्वतंत्र स्वर। ठीक है, और इनको मूल स्वर कहते हैं, और इनको लघु स्वर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये इन्हीं का नाम है, रूढ़ स्वर, प्राथमिक, स्वतंत्र, मूल और लघु स्वर। मूल और लघु स्वर। ठीक है, इनको स्वतंत्र क्यों कहते हैं वो अभी देखते हैं अपन। देखो, क्योंकि ये सिंगल होते हैं, इनके टुकड़े नहीं होते हैं, इनके टुकड़े नहीं होते हैं, और इनका निर्माण किसी से नहीं हुआ है। ये स्वतंत्र है, ये मूल रूप से जन्मजात ही स्वतंत्र है। और जो अपन इसका दूसरा भेद पढ़ते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर भी कहते हैं इनको, और इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, अब कैसे, वे स्वर जो मूल स्वरों के संयोग से, मूल स्वरों के संयोग से बनते हैं। ये देखिएगा इधर, वे स्वर जो मूल स्वरों के संयोग से, योग से बने हैं। अगर मूल स्वर नहीं होंगे तो आपके ये जो संधि स्वर है, दीर्घ स्वर का निर्माण असंभव है, इनका निर्माण असंभव है। ठीक है, अब कैसे, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या देखिएगा आपके सामने 7 है। अब 7 कौन कौन से, पहला है आपका आ, फिर है ई, फिर है उ, ये हो गया ए, आई, ओ, और ये आ हो गया। संख्या कितनी हो गई, 7। अब देखेगा ये जो संधि स्वर है 7, इनका निर्माण मूल स्वरों के योग से ही हुआ है। अगर मूल स्वर नहीं होंगे तो संधि स्वर और संयुक्त स्वर भी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो आ है इसका निर्माण हुआ है ए प्लस ए। ओके, इसका निर्माण हुआ है ई प्लस ई। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ है उ प्लस उ। इसका निर्माण हुआ है ई प्लस वो, इसका निर्माण हुआ है ए प्लस ई। ठीक है, और ये इसका निर्माण हुआ है ए प्लस ए। इसका निर्माण हुआ है ए प्लस उ, और इसका निर्माण हुआ है ए प्लस ओ। ये देखिए आपके सामने अच्छी तरह से है कि मूल स्वर हमेशा स्वतंत्र है। ये मूल स्वर है 4, ये हमेशा स्वतंत्र है, ये जन्मजात स्वतंत्र है। इनको रूढ़ स्वर कहते हैं। रूढ़ स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके टुकड़े नहीं होते हैं और इनको प्राथमिकता दी जाती है। ये स्वतंत्र है, ये मूल स्वर है, और ये लघु स्वर भी है, लघु यानी छोटे। ठीक है, और ये संधि और संयुक्त स्वर। संधि और संयुक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि दो स्वरों के संयोग से मिलकर बने हैं, इसलिए संधि और संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अब इनमें संधि भी है, जैसे इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, ये भी दीर्घ संधि, ये गुण संधि, वर्धी संधि, गुण संधि, और ये वर्धी संधि। इसलिए इनको संयुक्त और संधि स्वर भी कहा जाता है। क्लियर।
अगला देखते हैं अपन, चौथा वर्गीकरण है जिह्वा के आधार पर। चौथा वर्गीकरण है जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 3। जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 3 है। 3 कौन कौन से? सुना इधर। पहला है अग्र स्वर। कौन सा है? अग्र स्वर। ठीक है। अब अग्र स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण, वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से, जिह्वा के अग्रभाग से किया जाता है। जिह्वा के अग्रभाग से किया जाता है। ठीक है, जीभ के अग्रभाग से। ठीक है, वे अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर है ई, ई, ए, आई और री को भी इसी में शामिल किया जाता है। ई, ए, आई और री, इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है। जीभ के अग्रभाग में हलचल या कंपन उत्पन्न होती है, इसलिए इनको अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है। दूसरा है मध्य स्वर। दूसरा भेद है इसका मध्य स्वर। ठीक है, वे स्वर जिनका उच्चारण, वे स्वर जिनका उच्चारण, वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से, जिह्वा के मध्य भाग से किया जाता है। जिह्वा के मध्य भाग से किया जाता है, वे आपके मध्य स्वर होते हैं। बल्कि ध्यान रखना, मध्य स्वर में केवल अ आता है। मध्य स्वर में केवल अ होता है। ठीक है, तो अ का उच्चारण करते समय जीवा के अग्रभाग और पश्चिम भाग में कोई हलचल नहीं होती है, कोई कंपन उत्पन्न होता है। इसका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से किया जाता है। ओके। तीसरा है अपना वर्गीकरण है पश्च स्वर। ठीक है, वे स्वर जिनका उच्चारण, वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के पश्चिम भाग से, जिह्वा के पश्चिम भाग से किया जाता है। जिह्वा के पश्चिम भाग से किया जाता है। अब कौन कौन से होते हैं इसमें? आ, इसमें आ गया अपना, आ गया ऊ, ऊ, ओ, औ। और ये जो अंग्रेजी स्वर है, कौन सा? अंग्रेजी स्वर, इसको क्या बोलते हैं? आगत, आगत या गृहीत स्वर। आगत या गृहीत स्वर इसको बोलते हैं। ये भी आपका पश्च स्वर में काउंट किया जाता है। ठीक है, फिर से देखना, जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों के भेद है 3। कितने हैं? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जिनका उच्चारण जीवा के अग्र भाग से किया जाए
वो अग्र में आएगा। जीवा के मध्य भाग से किया जाए मध्य स्वर हो गया, और जीवा के पश्च भाग से किया जाए वो पश्च स्वर हो गया। इनकी संख्या आपके सामने है। मध्य स्वर में केवल ए काउंट होगा, ई ए आई और री आपका अग्र स्वर में होगा, और शेष स्वर आपके पश्च स्वर में काउंट किए जाएंगे। ओके, तो आप नोटबुक में ऐड कीजिए इनको फटाफट। अपन जो वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं, जो भी टॉपिक का जिस टॉपिक का अपन अध्ययन करेंगे वो पूरा डीपली होगा और विस्तारित रूप से होगा। ठीक है, तो इनको आप साथ साथ अपने नोटबुक में ऐड कीजिएगा। ओके, तो अगला वर्गीकरण है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? दो। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? दो। दो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी, वृत्ताकार या वृत्तमुखी। ठीक है, वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान, वृत्त के समान गोल होती है, वृत्त के समान गोल होती है। वे स्वर जिनका उच्चारण, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति, ओष्ठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, वे वृत्ताकार स्वर होते हैं। अब वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं? उ, ओ, औ। और ग्रहित अंग्रेजी स्वर को काउंट किया यही जाएगा। अगर अंग्रेजी स्वर को, ग्रहित स्वर को काउंट करते हैं तो वो आपका वृत्ताकार स्वरों में शामिल होगा। ठीक है, दूसरा है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान न होकर, वृत्त के समान न होकर अन्य आकार में बदल जाती है। ठीक है, ये अपने अवृत्ताकार स्वर होते हैं। ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर अन्य आकार में बदल जाए वह अवृत्ताकार है, और वृत्त के समान गोल हो जाए वो वृत्ताकार स्वर है। ठीक है, जैसे ए हो गया, आ, ई, ए, आई और री भी आपका इसी में शामिल होगा। इस री को अपन लास्ट में से लिखते हैं क्योंकि कुछ शामिल करते हैं और नहीं करते। अगर री के बारे में आपसे पूछा जाए
तो री को भी आपको अवृत्ताकार स्वरों में शामिल करना है। ओके, ये हो गया ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, अब इसका लास्ट वर्गीकरण है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर कितने हैं? 4। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से देखेगा इधर? पहला है समृद्ध स्वर, ठीक है। दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा है अर्ध विवृत स्वर और चौथा है विवृत स्वर। ये लो, ठीक है। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत स्वर, ये किसके आधार पर है? मुखा आकृति के आधार पर, मुखा आकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हो गए? 4। ठीक है। समृद्ध का अर्थ होता है मुखे बंद सा रहना, मुखे बंद सा रहना। अर्ध समृद्ध का मतलब है मुख थोड़ा खुलना, मुख थोड़ा खुलना, इसमें मुख थोड़ा खुला रहता है। और अर्ध विवृत में यह है कि अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलना, अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलना, मुख का अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलना। और विवृत में यह है मुखे पूरा खुला रहना, मुखे पूरा खुला रहना। ये देखो इधर, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख बंद सा प्रतीत होता है, मुख बंद सा रहता है, 1/4 खुलता है। ठीक है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुला रहता है। ठीक है, 1/2। अर्ध विवृत में क्या होता है? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख अर्ध समृद्ध स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है। ठीक है, वह 3/4 मुख खुला रहना। और मुख पूरा खुला रहे 100%, वो होता है आपका विवृत स्वर। ओके, तो विवृत स्वर में अकेला कौन सा आता है स्वर? केवल आ। विवृत स्वर में केवल आ आता है, केवल आ। जैसे अपन आ का उच्चारण करते हैं तो इसमें मुख पूरा खुला रहता है। अब समृद्ध स्वर, इसमें है ई ऊ और री। ठीक है, ई ऊ री। और अर्ध समृद्ध में है ए ओ। और अर्ध विवृत में है अपना ए आई और औ। ये लो, ठीक है। तो ये हो गया वर्गीकरण मुखा आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुखा आकृति के आधार पर। ठीक है, ये स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है, इन 11 स्वरों के अलावा एक इस स्वर को भी काउंट किया जाता है। 11 में काउंट नहीं है, बल्कि अपने हिंदी स्वरों में, हिंदी भाषा में यह भी स्वर माना जाता है। इसको कहते हैं आगत स्वर, आगत स्वर। और इनके अलावा अपने ये 2 बच गए अंग है, इनको बोलते हैं अयोगवाह, अयोगवाह।
ये ना स्वर है ना व्यंजन है, इनको बोलते हैं अयोगवाह वर्ण। क्या बोलते हैं? अयोगवाह वर्ण। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। अब अपन कल की क्लास में जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, व्यंजनों की संख्या 33 है, उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।
इस क्वेश्चन है ना दर्शी जी का गणित उसको तो वो ये 1432 है जनरल में जाएंगे। कौन है ना सर ये?